हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा प्लेइंग विद नंबर्स। उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम 3.5 के। उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे। तो बच्चों स्टार्टिंग का कुछ 5 मिनट तक आपका कोई डाउट है अभी तक इस चैप्टर में या फिर कोई भी, तो आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। शुरू में अपना आप हैंड रेज करेंगे और सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट अभी बता दिया जाएगा या फिर लेक्चर जब खत्म होने वाला होगा तो लास्ट के 5 मिनट्स आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों ये आपका चैप्टर है, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से। क्या यहाँ पे लिखा है कि 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो वो भी लिखिए। तो यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। इसका नंबर है आपके सामने दिख रहा है 1729। तो आपको बस ये चेक करना है सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो बताइए 729 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या ये 2 से भाग होता है? नहीं होता। डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे हम, 2 से तो नहीं होता। फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे भाई? इसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम हम करेंगे। 1 + 7 8 हो गया, 8 + 2 10, 10 + 9 19 हो गया। और 19 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं। और अगर 19 3 से भाग नहीं होगा तो फिर आपका यहाँ पे ये नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा। फिर हम 4 से चेक करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम, तो 29 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 5 से चेक करेंगे तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तभी 5 से भाग होगा। और 6 से हम देखेंगे तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ तो किसी से भी नहीं है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से हम चेक करते हैं तो 7 से हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, भाग इसको करके देखेंगे। 1729, 7 दूनी 14, कितना बच गया? ये बच गया 3, 2 उतार लिया, 7 चौक 28, 4 यहाँ पे बच जाता है, 9 उतार लिया। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे ये हमने 2 उतारा था, तो 7 × 7 49 और ये 0 बच जाता है। तो देखिए पूरा पूरा भाग हो रहा है 7 से, तो कितना आप लिखेंगे? 7 और यहाँ पे लिखेंगे 247। अब 247 को देखेंगे कि किस किस से ये भाग होता है। 247 को चेक करें और आप बताएंगे कि 247 किससे भाग होता है। तो इसी तरह आप डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे करेंगे तो 247 भाग होगा 13 से। किससे? 13 से डिवाइड होगा। तो कितना आ जाएगा 13 से डिवाइड करके? देखिए आप 2 से स्टार्ट करके डिवाइड करते चले जाइए। डिविजिबिलिटी टेस्ट फटाफट आपको पता लगता जाएगा। और 13 से तो आपको करके ही देखना पड़ेगा 247 को। 13 एकम 13, 11 बच गया और 7 उतार लिया, 13 निम्मा 117, तो 19 आ गया। 19 × 13 होता है 247। अब 19 और 13 क्या है? खुद प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये आगे किसी से भाग नहीं होंगी। तो इसके देखिए क्या हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड? 7 × 13 × 19 हो जाता है। ये हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया इनको। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब पूछा गया है भाई दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध है तो लिखिए। तो इनके बीच में आपको कोई रिलेशनशिप हो वो चेक करनी है। तो 7 और 13 में कोई रिलेशनशिप बन रही है, कोई संबंध है? तो देखिए 7 + 6 कितना होता है? 7 + 6 कितना होता है? 13 होता है। अब 13 + 6 कितना होगा? 19 होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई दोनों में साथ में भी
अगर 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। मतलब इनमें सब में 6 का डिफरेंस है, 6 के अंतर आ रहे हैं। बस ये इनमें क्या है, संबंध है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा होता है। इसको आप नोट डाउन कर लें। कोई अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा और कोई भी आपका डाउट है तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। जब आपका नोट डाउन हो जाए तो अपनी सीट पे बैठे बैठे ही अपना हाथ खड़ा कर दें, ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकें। अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, 7वां क्वेश्चन। क्या बोला गया है, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ताकि ये जो कथन है, कौन सा कथन, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, ये कथन सही हो जाए, स्पष्ट हो जाए उन उदाहरणों की मदद से। तो देखिए, तीन क्रमागत संख्याएं मैं लिखता हूं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4। इनका गुणनफल करके देखते हैं कितना आता है, ये 24 आ जाएगा। 3 दूनी 6, चौक 24। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, 6 इंटू 7 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 7 6 42, और 42 इंटू 7 आप 8 आप कर देंगे, 7 6 42 तो हो गया। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 8 दूनी 16, एक हासिल, 8 चौक 32 और 33, तो 336 आ गया। अब देखिए, क्या ये 24 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 6 चौके 24। क्या 336 6 से विभाज्य है? भाई 6 से विभाज्य ये होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये 6 से विभाज्य होगा। 336 है, इसको 6 से भाग करके देखिए, 6 पंजे 30, 3 बच गया, 6 उतार लिया, 6 6 36। देखिए पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो यहाँ पे यही बोला गया, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इसके आपको कुछ उदाहरण है। एक तो है 2 इंटू 3 इंटू 4, 6 इंटू 7 इंटू 8। ऐसे क्या कितने उदाहरण हो सकते हैं, या फिर किस प्रकार से क्या कंडीशन होगी, क्या शर्तें होंगी वो उदाहरण लिखने की, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, उदाहरण लिखने के लिए मतलब ये नंबर 6 से विभाज्य होना चाहिए। कितने से विभाज्य होना चाहिए? 6 से विभाज्य होना चाहिए, जो तीन नंबरों का गुणनफल आएगा। तो इसी के लिए जो ये तीन नंबर है, तीन संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या तो सम होनी चाहिए, सम संख्या। ठीक है, यानी इवन नंबर होना चाहिए। एक संख्या तो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा डिविजिबल बाय 3। उनमें से एक संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए और एक संख्या इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ये उदाहरण, तो जो इनका गुणनफल आएगा वो 6 से विभाज्य होगा। देखिए ऐसा क्यों किया भाई, जो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, वो 2 से भाग जरूर होगी, और 3 से भाग होने के लिए ये कंडीशन भी हमने रख दी। भाई जो संख्या 2 से भी भाग हो, 3 से भी भाग हो, तो वो 6 से तो अपने आप ही भाग होगी, 6 से अपने आप डिवाइड होगी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई तीन कंजिक्यूटिव नंबर अगर हम ले रहे हैं, तीन क्रमागत संख्याएं अगर ले रहे हैं, तो उनमें से एक तो 2 से भाग होनी चाहिए और एक संख्या 3 से भाग होनी चाहिए, या वही संख्या 2 से और 3 से भाग होनी चाहिए, तो जो उनका गुणनफल आएगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह 8वां क्वेश्चन है, देखिए, दो क्रमागत विषय संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण देकर इन कथन को सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पे ये विषम है बच्चों, क्या है? विषम है। विषम लिखने की कोशिश की है इन्होंने यहाँ। तो क्या बोला गया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम यानी ओड, इसको हम ओड बोल सकते हैं, का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 प्लस 5 अगर हम लें, 3 प्लस 5 अगर हम लें, तो कितना हो जाता है? ये 8 हो जाता है। क्या ये 4 से विभाज्य है? बिल्कुल है, 4 दूनी 8 होता है।
फिर उसके बाद अगर हम 5 प्लस 7 ले लेते हैं, यही होगा। इससे ऊपर तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, ये भी 4 से विभाज्य होता है। 7 प्लस 9 ले लेते हैं हम, तो 9 और 7 16 होता है, ये भी 4 से विभाज्य होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। यही बात की गई थी कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होगा। तो क्रमागत ऑड नंबर, क्रमागत विषम संख्याएं, तो यही 3 के बाद तो 5 ही आता है, क्योंकि 4 सम संख्या हो जाएगी, 5 के बाद 7 आता है और 7 के बाद 9 विषम संख्या आती है। तो इनका सम देखिए हमेशा ये 4 से विभाज्य हो रहा है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे जिससे उसका सत्यापन हो गया। तो ये दो क्वेश्चन है, एक जैसे से थे, इनको आप नोट डाउन कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कैसे बताएंगे, आप चेक कर सकते हैं इनके खुद अभाज्य गुणनखंड निकाल के, और फिर आप बता सकते हैं कि किस किस के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे किए गए हैं। तो मैं 24 वाला यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 24th क्वेश्चन। तो हम फैक्टर ट्री मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 24 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है, या फिर 2 को 12 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 दूनी 24 होता है। फिर 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 6 कैसे आएगा, 2 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये कुछ इसके फैक्टर्स हैं। अब इसके फैक्टर्स आप क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन आपको दिया क्या है कि भाई 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे तो 4 है नहीं, यहाँ पे 2 इंटू 2 है। तो ये जो इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके जो गुणनखंड किए गए हैं ये अभाज्य नहीं है, ठीक है। ये अभाज्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो 4 नंबर है, जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 क्या है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 तो भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 2 से भाग होती है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पता लगा सकते हैं इनका, कि इनके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं या नहीं। अब आप इसको नोट डाउन करें और इसका भाग बी सॉल्व करके बताएं कि क्या इसके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं या नहीं, हाँ या ना में आप जवाब देंगे। तो जिसका सॉल्व हो जाए बच्चों आप आंसर दे सकते हैं। देखते हैं किसका सबसे पहले सॉल्व होता है, कौन से स्कूल से आंसर आता है हमारे पास। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगला क्वेश्चन मुझे बताइए सॉल्व करके। तो बच्चों नेक्स्ट वाला करके देखते हैं एक बारी, पार्ट बी। 56 है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो क्या क्या आएगा, कितने से आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 56 है, 28, 28 दूनी 56 आप लिख सकते हैं। या फिर एक और तरीका है बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप जो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स इसका लिख रहा हूं उसी तरह आपको करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 भी 56 होता है, और 2 इंटू 28 भी 56 होता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स, इसके हो गए भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो देखते हैं कि क्या जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं वो भी यही है। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। अब बताइए कि क्या ये अभाज्य गुणनखंड इसमें से इसके किए गए हैं या नहीं, ये मुझे बताइए आप। तो बिल्कुल जो ये बी पार्ट है इसमें सभी के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास किए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड है। अब इसी तरह सी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सी पार्ट को आप देखिए,
70 है, इसको आप 7 इंटू 10 लिख सकते हैं। कितना होता है 7 इंटू 10? 70 होता है। 10 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 कितना है? 5 दूनी 10 होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 7 इंटू 5 इंटू 2। तो बताइए क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं? यहाँ भी तो ये दिए 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं यस, हाँ, ये अभाज्य गुणनखंड इसके किए गए हैं। अब मुझे आप 54 का बताइए कि क्या इसके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? इसका आंसर मुझे बताइए आप। तो देखिए 54 का भी 54 का भी आप इसके क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 27 54 होता है। फिर इसको आप 3 इंटू 9 लिख सकते हैं और 9 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3। बस इसके फैक्टर्स क्या हो गए? इसके हो गए भाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए। लेकिन यहाँ पे 9 दिया हुआ है 3 इंटू 3 की जगह, और 9 एक प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये आप बोल सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप जरूर रिवाइज करें दोबारा एक बारी घर पे, और कोई अगर डाउट होता है आपका तो अगली क्लास में आप अपना डाउट जरूर पूछें। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे। इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।